Hi viewers, in this video we discuss class 10 chapter first chemical reactions and equations। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो के एंड में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर एंड एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराए हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। Chemical reactions are the process in which the new substance with new properties are formed. Chemical reactions वो process होता है जिसके अंदर नए substance नई properties के साथ में बनते हैं। Chemical reaction involve chemical changes. Chemical reaction में क्या होता है? Chemical changes involve होते हैं। During the chemical reaction, the rearrangement of atom take place between the reacting substance to form a new substance having entirely different property. Chemical reaction के टाइम में क्या होता है? कुछ एटम्स का जो रीअरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि वो रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी पहले दो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड which exist between the atom of reacting substance and then making a new chemical bond between the rearranged atom of a new substance। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ओल्ड सब्सटेंस के ओल्ड केमिकल जो आपका ये रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं इनके जो बॉन्ड होते हैं केमिकल बॉन्ड इनको ये टूट कर आपके जो नए रीअरेंज एटम्स के साथ में रीअरेंज होकर एक नया केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है जिस न्यू सब्सटेंस के सो दैट इसी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पुराने जो रिएक्टेंट होते हैं उससे अलग होती है। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें सबसे पहले सुनने में आती हैं, एक आता है रिएक्टेंट और दूसरा आता है प्रोडक्ट। पहले बात करते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में या केमिकल रिएक्शन के होने में पार्ट लेते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। सेकेंडली क्या है? प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? वो नया सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के होने पर बनता है, मतलब दो रिएक्टेंट के रिएक्शन होने पर जो नया सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होंगे वो ही प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से। पहले जो रिएक्ट होने से पहले जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी थी वो जो प्रॉपर्टी होगी वो आफ्टर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल आपको शो करते हैं या एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न इन एयर with a dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide। मैग्नीशियम रिबन जो होता है जब उसको आप हीट करते हैं या उसको जब आप गर्म करते हैं तो एक वाइट कलर की डेजलिंग सी फ्लेम के साथ एक वाइट पाउडर बनता है जिसे कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली ऑन हीटिंग मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये जो भी हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाया है कि मैग्नीशियम रिबन को हीट करके वाइट डेजलिंग फ्यूम्स के साथ में जो पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें कन्वर्ट होना, ये क्या है? एक तरीके का केमिकल रिएक्शन। इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट। इस केमिकल रिएक्शन में क्या है? दो रिएक्टेंट है, एक है मैग्नीशियम, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट क्या बना है इसका? इन दो रिएक्टेंट के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड। द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आर एंटायरली डिफरेंट। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होगी वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से। ये जो एग्जाम्पल है जब हम इसे लैब में करते हैं तो इसमें दो चीज़ों का एक खास ध्यान रखा जाता है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो यूजुअली उस पर क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक वाइट कलर की कोटिंग रहती है। सो दैट इस कोटिंग को चढ़ाने का सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है
टू द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर इनटू इट, ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा न जाए। मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ाई ही मैग्नीशियम रिबन के ऊपर इसलिए जाती है कि वो ऑक्सीजन से इतनी जल्दी इजीली रिएक्ट न करे और ऑक्सीजन उसमें धीरे धीरे ही जाए। तो जब हम इसे इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं उससे पहले क्या करते हैं, इस ऑक्साइड की लेयर को हटाना ज़रूरी होता है। इसके लिए सैंड पेपर से जब आप इसे थोड़ा सा रब करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो जो वाइट लेयर है वो निकल जाती है। उसके बाद जब आप इसे फ्यूम पे रखते हैं तो ये बहुत ईजिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की डेजलिंग वाइट फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन केवल लेबोरेटरीज वगैरह में ही किए जाते हैं, आपके डेली लाइफ के अंदर भी कई तरीके के केमिकल रिएक्शन आपको बहुत ईजिली देखने को मिल जाएंगे, जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इन मिल्क, cooking of food, digestion of food in our body, the process of respiration, fermentation of grape, rusting of iron, burning of fuel, burning of candle wax, ripening of fruit, etc. All the example of chemical changes. रिएक्शन के बाद अब बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। केमिकल रिएक्शन के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस नोन एज रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। ये बात हम सब जानते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सब्सटेंस होता है रिएक्टेंट जो कि कन्वर्ट होता है एक नए तरीके के न्यू सब्सटेंस में जो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। इसी कारण से कुछ केमिकल रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ चेंज इन स्टेट। जैसा कि हमने अभी टॉपिक में डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से 5 स्टेट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो हम सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैसेस को ही डिस्कस करते हैं। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस ही उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं इस एग्जाम्पल में, सबसे पहले हम इस केमिकल रिएक्शन में जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराते हैं, जिससे कि जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ जिंक के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको एक कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उन जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर डालेंगे। इन दोनों रिएक्टेंट के रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, जो प्रेसिपिटेट बनेगा या जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या होगा, जब ये दोनों, जैसे ही आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल के ऊपर टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होने शुरू होते हैं जिंक ग्रैन्यूल के ऊपर। जब ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उस टाइम अगर आप कभी कॉनिकल फ्लास्क को हल्का सा बहुत ही टच करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सेफली इसे टच करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि वो उस जगह पे हल्का हल्का गर्म होता है। इससे क्या पता लगा कि चेंज इन टेम्परेचर ऑकर्स इन दिस केमिकल रिएक्शन। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ हुई, चेंज इन टेम्परेचर जो था वो बढ़ गया। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रेसिपिटेट एक्चुअल में होता क्या है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट होता है सॉल्यूशन में वो क्या होता है, उसका प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बनता कैसे है, प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म बाय मिक्सिंग aqueous solution और वाटर solution ऑफ रिएक्टेंट व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। कोई भी एक प्रोडक्ट जो पानी में इनसोल्यूबल होगा इन द मिक्सिंग ऑफ अ वाटर सोल्यूशन ऑफ अ रिएक्टेंट, तो हमें क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट। A precipitate can also be formed by passing a gas into an aqueous solution of a substance, like passing a carbon dioxide gas into a lime water। या दूसरा तरीका ये रहता है कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म होने का, जिसमें कि हम एक्वस सोल्यूशन जो होता है किसी सब्सटेंस का, उसके अंदर गैस को
पास कराएं, तब भी हमें क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम केमिकल रिएक्शन के दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन को ही कुछ तरीके के केमिकल रिएक्शन से कैरेक्टराइज किया जाता है, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा पार्ट है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन से जब लैब में मिक्स कराते हैं या किसी टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि लेड आयोडाइड का होता है। इस कंडीशन के अंदर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। एक और केमिकल रिएक्शन से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में ऐड करते हैं। किसी भी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जो होता है बेरियम सल्फेट का। Thus, the chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution is characterized by the formation of white precipitate of barium sulfate. Characteristics of chemical reaction की change in color. Some chemical reaction are characterized by change in color. कई तरीके के केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज किया जाता है उनके चेंज इन कलर से। इस चीज़ को समझने के लिए चलिए हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जब सल्फर डाइऑक्साइड की गैस को पास किया जाता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन के अंदर, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। इसके अंदर से जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो जो उसका ऑरेंज कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का, वो चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में, जिसे आप सामने अभी इमेज में देख भी सकते हैं। इस तरह के केमिकल रिएक्शन जो होते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन जो होता है वो कैरेक्टराइज करता है चेंज इन कलर के फॉर्म को ऑरेंज से ग्रीन में। एक और एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, लैब में एक डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो कि पर्पल कलर का होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर की हेल्प से धीरे धीरे लाइम जूस को ड्रॉप वाइज उस सॉल्यूशन में डालेंगे और हिलाना शुरू करेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पर्पल कलर जो पोटेशियम परमैंगनेट का है वो धीरे धीरे फेड होते होते अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कलरलेस। तो ये कंडीशन भी चेंज इन कलर को कैरेक्टराइज करती है। इसके बाद की जो नेक्स्ट कंडीशन आती है कैरेक्टराइज करने के लिए, वो आती है चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कई सारे केमिकल रिएक्शंस को कैरेक्टराइज किया जाता है उनके टेम्परेचर चेंज की वजह से। हम डेली रूटीन में ही एक एग्जांपल को इसमें लेते हैं। जब एक क्विक लाइम को रिएक्ट किया जाता है पानी के साथ में तो वो स्लेक लाइम के सोल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इस कन्वर्जन से पहले वो बहुत सारी एनर्जी जो होती है उससे प्रोड्यूस होती है। दिस हीट राइजेज द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट। इस टेम्परेचर राइज की वजह से जो रिएक्शन मिक्सचर होता है वो बहुत हॉट होता है। इसलिए हम इस रिएक्शन को इजीली कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म अ स्लेक लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो एग्जांपल अभी हमने दिया, जिसके अंदर क्विक लाइम को जब पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं और वो स्लेक लाइम में कन्वर्ट होता है खूब सारी एनर्जी के साथ में, उसे हम ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है चेंज इन टेम्परेचर की। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की चेंज इन स्टेट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज किया जाता है उनके चेंज इन स्टेट से। ऐसे हम एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक जिंक ग्रैन्युअल को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक ग्रैन्युअल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो उनमें चेंज इन स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक शो होता है। जिंक ग्रैन्युअल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग अलग है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर राइज, दो अलग अलग। सिमिलरली द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन कलर। दोनों चीजें आप मानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिंक ग्रैन्युअल को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब हम रिएक्ट कराते हैं
तो वो दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। इन रिएक्शन की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो राइज होता है। केमिकल रिएक्शंस के बाद अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को डिफाइन हम कैसे करेंगे? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी मेथड जिसमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स और फॉर्मूलाज को यूज किया जाए, जो सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसे क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन। इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जिंक मेटल को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसे दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है वर्ड्स की फॉर्म में, दूसरा होता है इक्वेशन की फॉर्म में। सबसे पहले हम इसे वर्ड की फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड which react and produce zinc sulfate plus hydrogen gas। तो ये जो हमने अभी लिखा है ये क्या है? वर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसे टोटली वर्ड में शो किया गया है। अभी सेम इसी इक्वेशन को हम सिंबल और फॉर्मूला जो कि उस सब्सटेंस का होता है उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करते हैं। तो सिंबल ऑफ जिंक क्या है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का जो आपका फॉर्मूला है, इस सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखा जाता है? H2SO4। जिंक सल्फेट, जो इन दोनों के रिएक्शन से जो चीज बनती है वो क्या बनी? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का क्या फॉर्मूला है? ZnSO4। और हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? H2 की शक्ल में। तो अब इन जो फॉर्मूलाज को हम कंबाइन करेंगे वर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या केमिकल इक्वेशन आई? Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। Zn प्लस H2SO4 क्या है? रिएक्टेंट। और ZnSO4 प्लस H2 क्या है? प्रोडक्ट। अब ये जो केमिकल इक्वेशन हमने लिखी थी इसके अंदर तीन चीजें हुई, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और एक एरो साइन को आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट क्या हुए। द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस कंबाइन हुआ या रिएक्ट हुआ वो क्या हुआ? रिएक्टेंट। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गए? रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो ऑलवेज कहाँ लिखे जाते हैं? इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होगा वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे। किस चीज़ के साइन के साथ? प्लस साइन के साथ बिटवीन देम। मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दो तरह के रिएक्टेंट थे, दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने कौन सा साइन यूज़ किया? प्लस का। और केमिकल इक्वेशन में उसे कहाँ लिखा? लेफ्ट साइड पे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। दोनों सब्सटेंस रिएक्टेंट के मिलने से जो नया सब्सटेंस बनेगा रिएक्शन के अंदर वो क्या होगा? प्रोडक्ट। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट इन दिस केस। तो इस केस के अंदर इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या निकला? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। प्रोडक्ट को ऑलवेज केमिकल इक्वेशन में कहाँ लिखा जाता है? राइट हैंड साइड पे। इसका भी मेन जो साइन होगा वो कौन से इक्वेशन के साइन के साथ में मिक्स होके आएगा? प्लस साइन के साथ में। अब बात करते हैं एरो साइन की। द एरो साइन पॉइंटिंग टुवर्ड द राइट हैंड साइड इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एरो सिग्नेचर को केमिकल इक्वेशन के अंदर हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में पॉइंटेड किया जाता है, राइट हैंड साइड की तरफ, ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। The arrow indicates that the substance written on the left side are combining to give the substance written on the right side in the equation. Arrow क्या डिनोट करता है कि लेफ्ट साइड के जो दो सब्सटेंस थे उन्हें कंबाइन करके राइट साइड में जो नया प्रोडक्ट दिया गया है वो इक्वेशन के अंदर वो बना है। It should be clear by now that the chemical equation is shorthand method of representing the chemical reaction. ये चीज़ अब आपको शायद बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। केमिकल रिएक्शन में अब बात करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैलेंस इक्वेशन को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
वो केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर एटम जो हो डिफरेंट एलिमेंट के, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, वो इक्वल हो, वो क्या कहलाती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, जिसके अंदर जिंक जो होता है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। उससे प्रोडक्ट क्या बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसकी केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है स्क्रीन पर, Zn plus H2SO4 which give us to ZnSO4 plus H2। इसके अंदर अब हम क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटली। इसमें रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के जितने भी एटम हैं एलिमेंट्स के, अब उनको हम काउंट करना शुरू करते हैं। रिएक्टेंट साइड पे कौन कौन से एटम हैं? Zn और Zn प्लस H2SO4। नंबर ऑफ Zn के एटम कितने हुए? Zn का कितना एटम दिख रहा है आपको? एक। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन H2 यानी कि 2 एटम। नंबर ऑफ S एटम यानी कि सल्फर के कितने हैं? SO4 मतलब S सल्फर का अकेला और ऑक्सीजन के 4, तो सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। सेम यही प्रोसीजर प्रोडक्ट एंड पे यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट एंड पर अभी हमें जिंक के कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 एटम, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सीरीज में जितने भी एलिमेंट थे, एटम थे एलिमेंट्स के, वो बराबर हैं। तो ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन है। अब बारी आती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हुई? एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं अनइक्वल नंबर के, चाहे वो रिएक्टेंट में निकले चाहे वो प्रोडक्ट में बने, वो केमिकल इक्वेशन होगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। In other words, an unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more element in its two side। मतलब एक सिंपल सी भाषा में या एक अदर तरीके से कहा जा सकता है कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एक से ज़्यादा एलिमेंट के, उसके दोनों तरफ। इस पॉइंट को एक अच्छे से समझने की कोशिश के लिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? वाटर। इसका केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, H2 plus O2 गिव अस टू H2O। इसके अंदर अगर आप अभी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट के, तो हम कैसे देखेंगे? रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं। लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन होगा और इक्वेशन लिखी जाएगी तो प्रोडक्ट में क्या मिला? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1। इसी वजह से ये जो इक्वेशन हुई ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जहाँ तक अभी हमने समझा बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन को, अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको बताते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। क्योंकि इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लगभग इक्वल होने चाहिए, जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड पे हैं उतना ही प्रोडक्ट एंड पे होने चाहिए एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो उसे बैलेंस कैसे करेंगे या उस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा कैसे जाता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो प्रोसेस जिसके अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन किए गए हों, वो मेथड क्या है? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। एक सिंपल इक्वेशन को एक बहुत ही सिंपल मेथड जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है, उससे बैलेंस किया जाता है। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, चलिए वाटर का लेते हैं। हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या मिलाएगी? क्या बनाएगी? वाटर। अब इसको एक सिंपल सी इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? H2 plus O2 रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म H2O। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के रिएक्टेंट एंड पे कितने हैं एटम हैं? 2, ऑक्सीजन के 2। लेकिन प्रोडक्ट एंड पे जब वाटर बना तो फॉर्मूला क्या लिखा गया? H2O। प्रोडक्ट एंड पे क्या रहा? अभी भी आपके सामने हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1।
अब इस इक्वेशन के बाद हम क्या देखते हैं, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल ऑन बोथ साइड। इस केमिकल इक्वेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि H2 के तो 2 एटम दोनों तरफ बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन का कितना मिला, 1। तो इसमें लेफ्ट साइड जो है राइट साइड से अनइक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम के लिए हम राइट साइड के ऊपर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H2O को बाय राइटिंग 2H2O। इससे क्या होगा कि नई इक्वेशन क्या बनी, H2 + O2 गिव राइज टू 2H2O। इसमें दोनों एंड पे ऑक्सीजन के कितने एटम हुए, 2। लेकिन अभी भी यहाँ क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। ऑक्सीजन जब मल्टीप्लाई बाय 2H2O लिखेंगे तो ऑक्सीजन के तो 2 इक्वल हो गए, बट हाइड्रोजन के कितने एटम बढ़ गए, 4। बिल्कुल सही, प्रोडक्ट एंड पे हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं आपको, 4, ऑक्सीजन के 2। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जो एटम थे अब वो अनइक्वल हो गए, ऑक्सीजन तो इक्वल हो गई, बट हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए इस प्रोसेस में अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 4 एटम करने पड़ेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड पे 2H2 + O2 गिव राइज टू 2H2O। इस कंडीशन में जब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड पे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स दोनों एलिमेंट के होंगे वो क्या हो गए, बराबर। यानी कि हाइड्रोजन के भी 4 रिएक्टेंट एंड और प्रोडक्ट एंड पे, और ऑक्सीजन के भी 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड पे। इस तरीके की लिखने वाली इक्वेशंस को बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन के नेक्स्ट सेगमेंट में क्या चीज आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें एलिमेंट्स के रिएक्शन से हीट इवॉल्व होती है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मीथेन, मीथेन क्या है, एक नेचुरल गैस। तो जब नेचुरल गैस जलती है ऑक्सीजन के साथ में तो वो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। जब भी मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इस तरीके के रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। वही सेम बात कि जब किसी रिएक्शन के होने से हीट प्रोड्यूस होती है तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें 2 एलिमेंट के रिएक्शन के बाद हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एंड लॉट्स ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन कब प्रोसेस में आएगा, जब इसके अंदर हम ऑलरेडी एक हाई टेम्परेचर पर इन दोनों एलिमेंट्स को रिएक्ट कराएंगे। इस केस में ये दोनों एलिमेंट्स हीट को एब्जॉर्ब करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कब बनेगी, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी सारी हीट्स या टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्ट होने के लिए। इसीलिए ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अब बात करते हैं टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। कई बार रिएक्शंस को करने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट नेसेसरी होता है। तो हीट के साइन को दिखाने के लिए हम क्या एक खास तरीके का साइन यूज डिनोट करते हैं हीट को दिखाने के लिए, डेल्टा का, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। डेल्टा का साइन जो होता है ये आपके एरो जो लाइन होती है जो एक केमिकल इक्वेशन को डिनोट करती है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट के लिए, इसमें ऊपर की तरफ लिखा जाता है। कई बार क्या होता है, हीट के साथ साथ कैटलिस्ट भी इवॉल्व होते हैं उसी रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए। तो या कैटलिस्ट को कैसे लिखेंगे हम, उनके केमिकल फॉर्मूला के थ्रू, वो भी एरो जो साइन होता है उसमें नीचे या ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 जिसका केमिकल फॉर्मूला है, इसे जब हीट की प्रेजेंस में मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट
जो यूज़ किया जाता है MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड। जब इसमें और हीट की प्रेजेंस में इसे रिएक्ट कराया जाता है तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2KlO3, जो कि एक सॉलिड स्टेट में है। इसे जब हम हीट की प्रेजेंस, हीट और कैटलिस्ट जो कि क्या है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, इन दोनों को हमने कैसे लिखा हुआ है, एरो साइन के ऊपर हीट का साइन क्या बना हुआ है, डेल्टा, और नीचे कैटलिस्ट जिसका कि केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है MnO2। ये दोनों लिखे हुए हैं, यही इंडिकेट करते हैं कि जो 2KlO3 है पोटेशियम क्लोरेट, इसको जब हीट और कैटलिस्ट की फॉर्म में डिकम्पोज किया गया या हीट किया गया या रिएक्ट किया गया हीट के साथ में, तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर डेल्टा स्टैंड फॉर हीट एंड MnO2 इज अ कैटलिस्ट।